हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2020 एंड 24-25 का साइंस का ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। ये आपके कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए किस तरह के क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि आपके लिए MCQ क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, MCQ है, जो कि संगमरमर का जो अणुसूत्र है वो क्या हो जाता है। तो यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है क्या है, संगमरमर का ही अणुसूत्र है। देखिए फिर दूसरा जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर एल्यूमिनियम है और यहाँ पर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना हुआ है और ये आयरन बन गया है। तो ये किस तरह की अभिक्रिया दी गई है। यहाँ ये संयोजन अभिक्रिया है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या वियोजन अभिक्रिया है, या ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि जो एल्यूमिनियम है ने आयरन को यहाँ पर क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया है। तो इसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, क्या अभिक्रिया हो जाएगी ये, यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। फिर देखिए दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर तीसरा कोई क्वेश्चन है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है ना, ये यहाँ पर क्वेश्चन है। देखिए फॉर्मिक अम्ल हमको चीटे में देना, चीटे का जो डंक होता है उसमें हमको फॉर्मिक अम्ल देखने को मिलता है। उसका फॉर्मूला होता है COO, ये इसका फॉर्मूला HCOOH क्या है इसका यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो एल्केन हो जाते हैं वो हो जाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या हो जाते हैं ये, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जबकि एल्कीन और एल्काइन ये क्या है, ये दोनों ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। क्या होंगे ये, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये हो जाएंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों का आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अमाशय की भित्ति से कौन सा अम्ल स्रावित होता है ना, कि अमाशय जो है उसकी भित्ति से कौन सा, यहाँ पर HCl स्रावित होता है। और याद रखना अमाशय से जो रस स्रावित होता है उसको हम जठर रस कहते हैं। क्या कहते हैं, जठर रस कहते हैं। और इस जठर रस की जो pH है वो 1.2 pH होती है, बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। और ये बहुत सारे जठर रस में यानी अमाशय में जो एंजाइम है उनको सक्रिय करने में सहायक होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो मानव में निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है, मानव में निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी से होती है। यहाँ पर देखिए जो अंडाशय है, अंडाशय से अंडाणु उत्पन्न होता है। क्या होता है, अंडाणु। क्या बनता है, अनाणु। ये क्या है, ये मादा युग्मक है। ये क्या है, ये मादा युग्मक है। और जो वृषण होता है ये नर में, याद रखना है ना। इससे क्या है, शुक्राणु उत्पन्न होता है। क्या इससे क्या उत्पन्न होता है, शुक्राणु उत्पन्न होता है, जो कि क्या है, नर युग्मक है। क्या है, ये यहाँ पर एक नर युग्मक है। ठीक है, ये मादा में और ये नर में। तो यहाँ दोनों से ही शुक्राणु और अंडाणु आते हैं। और जो फिर यहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, ये दोनों कहाँ मिलते हैं, जैसे कि ये अंडाणु है और ये है शुक्राणु। ठीक है, ये दोनों मिलेंगे कहाँ, अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी जहाँ मिलेंगे वहाँ होगा निषेचन की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि ये 6 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अनुवांशिकी का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है। तो अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, मेंडल। किसको कहा जाता है, मेंडल ने किस पर अध्ययन किया था, मटर के पादप पर अध्ययन किया था। ठीक है, किस पर अध्ययन किया था, मटर के पादप पर अध्ययन किया। उसने एकल संकर द्विसंकर संकरण के बारे में बताया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायप्टर का मात्रक है। डायप्टर किसका मात्रक है ना, डायप्टर यहाँ पर किसका मात्रक है। तो डायप्टर यहाँ पर होता है लेंस की शक्ति का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, लेंस की शक्ति का मात्रक होता है। यहाँ पर कौन हो जाता है, डायप्टर। ठीक है, और पावर क्या होती है, 1/f होती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है। तो प्रकाश का वेग कहाँ होता है, सर्वाधिक निर्वात में होता है। इसे हम C से डिनोट करते हैं। और ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, ये इसका मान होता है जो कि निर्वात में सर्वाधिक होता है। मानव नेत्र के लिए निकटतम दूरी क्या है। तो निकटतम जो दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर। और जो दूरतम है ना, फारेस्ट पॉइंट भी कहते हैं या दूर बिंदु भी कह देते हैं, वो क्या होता है, यहाँ पर दूर बिंदु की बात करें तो हो जाता है अनंत। क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, याद रखना, इन्फिनिटी। ठीक है, फिर देखिए विद्युत परिपथ में धारा का मापन किसके द्वारा होता है, एमीटर के द्वारा। किसके द्वारा होता है, एमीटर। और याद रखना एमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कौन से क्रम में जोड़ते हैं,
श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए जो वोल्ट मीटर है वो विभवांतर को मापता है और इसको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसको कैसे जोड़ते हैं हम? इसको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर ये हमारा 12th देखिए क्वेश्चन क्या हो जाता है। 12th जो क्वेश्चन हो जाता है वो कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर? वो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कौन सी युक्ति करती है? याद रखना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली जो युक्ति है वो कौन सी है? जनित्र है, मोटर है, एमीटर है, वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर तो विभवांतर को मापता है और एमीटर जो है विद्युत धारा को मापता है। ये दोनों तो होंगे ही नहीं सीधे सीधे से ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मोटर। मोटर क्या करती है? ये यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है ना। ठीक है, तो ये हमारे MCQ क्वेश्चंस हुए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर खाली स्थान के बारे में बात करते हैं, रिक्त स्थानों के बारे में। ये किस तरह के क्वेश्चन है? वह विकिरण जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन या उत्पन्न होती है। ठीक है ना, यहाँ पर उत्सर्जन होता है, उससे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा छिपी विकिरण, जिसमें क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। फिर देखिए फिर क्या है? धावन सोडा का जलीय विलयन खालिस्तान होता है। जो धावन सोडा होता है ना, Na2 होता है, वो उसका क्या होता है? यहाँ पर क्षारीय होता है। जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, ये क्षारीय होता है सोडियम कार्बोनेट। एसिटिक अम्ल जो होता है वो उसका कितना प्रतिशत जो जलीय विलयन है वो स्थिर का होता है? तो ये होता है 3% से 4%। याद रखना, 3% से 4% जो जलीय विलयन होता है वो कैसा क्या होता है? सिर का होता है। उसके बाद बात करें तो सूक्ष्म अंकुर। सूक्ष्म अंकुर कहाँ पाए जाते हैं? आंत्र में पाए जाते हैं, स्पेशली ये छोटी आंत्र में पाए जाते हैं ना। कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत्र में हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, न्यूरॉन प्रकाश की चाल जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, फिर देखिए ये विद्युत बल्ब के तंतुओं का निर्माण खालिस्तान का उपयोग है। कौन से तंतुओं का उपयोग किया जाता है? हम यहाँ पर टंगस्टन का उपयोग है। किसका उपयोग किया जाता है? टंगस्टन। टंगस्टन का उपयोग इसके लिए हम किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन के बारे में बात करें जिनका आंसर हमको 1 लाइन में देना पड़ता है। अम्लीय वर्षा जल की pH कितनी होती है? तो ये होती है 5.6 से कम। याद रखना, किससे कम होती है? 5.6 से कम। और अम्लीय जो वर्षा होती है उसमें H2SO4 और HNO3 दो अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक है, ये दो अम्ल होते हैं, इसी कारण होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? एनोड पंख किसे कहते हैं? यहाँ पर देखो एनोड पंख क्या होता है? जब किसी धातु का शुद्धिकरण विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है तो एनोड के नीचे अवेले पदार्थ जम जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एनोड पंख कहते हैं ना। तो अगर जैसे हम बात करें यहाँ पर, ये हमने इस तरह से एक एनोड बना देते हैं और एक कैथोड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एनोड और एक कैथोड। ठीक है, एनोड प्लस होता है और कैथोड जनरली माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? एनोड के नीचे अवेले पदार्थ जमा हो जाता है। इस अवेले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड पंख। और ये कब होता है? जब ये यहाँ पर शुद्धिकरण होता है। हम क्या करते हैं? शुद्धिकरण, धातु का शुद्धिकरण करते हैं विद्युत अपघटन के द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत धातु का शुद्धिकरण करते हैं, शुद्धिकरण विद्युत अपघटन के द्वारा। विद्युत अपघटन के द्वारा। ठीक है, विद्युत अपघटन द्वारा जब हम शुद्धिकरण करते हैं तो हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, CNG क्या है? CNG की फुल फॉर्म आपको यहाँ बतानी है। तो CNG की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, या फिर इसकी हम हिंदी में कहें तो ये कहेंगे हम संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। तो ये हो जाएगा, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, आपने देख ली होगी। उसके बाद बात करते हैं कि पौधे के जाइलम को निकाल देने पर पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जानते हैं जो जाइलम क्या करता है? जाइलम पौधे में
जल का परिवहन, जल व खनिज लवण का परिवहन करता है। क्या करता है? जल व खनिज लवण का परिवहन करता है। कौन करता है? जाइलम करता है। ठीक है, जाइलम ये काम करता है, जल व खनिज लवण का परिवहन। अगर हम पौधे से क्या निकाल देंगे, जाइलम को निकाल देंगे, तो पौधे में जल की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जल की कमी हो जाएगी। और अगर जल की कमी हो जाएगी तो जल की कमी के कारण पौधा मर जाएगा, यानी कि मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो जाइलम को निकाल देने पर जो पौधा है वो मर जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्या है? पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का मतलब होता है शरीर के किसी भी एक के, शरीर का कोई भी भाग अगर शरीर से अलग हो जाए तो वो अलग होने के बाद नया जीव बना ले, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन कहते हैं ना। हम कह सकते हैं कि किसी जीव के शरीर के किसी भाग के अलग होने पर, अलग होकर संपूर्ण शरीर का निर्माण करना, है ना। शरीर का निर्माण करना, ये क्या है? ये यहाँ पर हो जाता है पुनरुद्भवन हो जाता है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो प्लेनेरिया। क्या लिख सकते हो? प्लेनेरिया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है यहाँ पर पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन में इतना सा पता होना चाहिए कि शरीर का कोई भाग टूटेगा और वो क्या हो जाएगा? नया जीव बना लेगा, पूरा शरीर बना लेगा उसका। प्रभावितता का नियम क्या है? प्रभावितता का नियम ये क्या कहता है कि प्रभावितता का नियम कहता है कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले हैं ना, जैसे कि हम बात करें कि ये वाला एक था कि कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी वाला था, तो F1 पीढ़ी में हमको केवल F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं, F1 पीढ़ी में, है ना, तो वो जो लक्षण हमको दिखाई देते हैं वो होते हैं प्रभावी लक्षण, है ना। तो ये क्या है? ये प्रभावी लक्षण है और ये अप्रभावी। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि ये अप्रभावी हो गए कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध पौधों के बीच संकरण, ये दो विपरीत हैं, ये लंबे हैं, ये बौने हैं। ठीक है, जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, और ये प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण की अभिव्यक्ति नहीं होने देते। इसी को हम कहते हैं प्रभावितता का नियम। मानव नेत्र किस पटल पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है? ठीक है, तो मानव नेत्र के किस पटल पर किसका निर्माण होता है? मानव नेत्र के किस पटल पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है ना। प्रतिबिंब यानी इमेज का फॉर्मेशन होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो वो कहाँ होता है? रेटिना पर। क्या होता है? रेटिना पर, याद रखना। कहाँ पर होता है भाई? इसका निर्माण होता है रेटिना पर। इसको हम दृष्टि पटल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? दृष्टि पटल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या होता है? V समानुपाती यहाँ पर I हो जाता है। क्या होता है? V समानुपाती I, जिसको हम V बराबर IR से भी शो कर देते हैं। तो ये क्या है? किसका नियम है? ये ओम का नियम है ना। ओम का नियम याद रखना, जो ताप हमको नियंत्रित रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? ताप नियत रखना पड़ेगा, तभी ओम का नियम क्या करेगा? काम करेगा। ताप नियम तो होगा तभी, अगर ताप नियत रखने पर क्या होगा? जो धारा बहेगी वो विभवांतर के समानुपाती रहेगी, है ना। यदि किसी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर आप इसी परिभाषा लिखना चाहो तो, यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, रंग आदि को निश्चित कर, मतलब ताप को और दाब को, स्पेशली हम ताप की बात करते हैं, तो दाब को निश्चित कर दिया जाए, स्थिर कर दिया जाए, तो जो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है ना। तो चालक तार में जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो चालक धारा के समानुपाती होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है? तो श्रेणी क्रम संयोजन में। कौन से संयोजन में? श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? तुल्य प्रतिरोध का मान सर्वाधिक होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो 10th क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, विद्युत चुंबक में क्रोड सामान्यतः किसका बना होता है ना। तो सामान्यतः ये बना होता है नर्म लोहे का। किसका बना होता है ये? इसका आंसर हो जाएगा नर्म लोहे का बना होता है। क्या बना होता है? जो क्रोड है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो जो ओजोन है, O3 मतलब ओजोन, ये क्या है?
ओजोन याद रखना, ओजोन परत के बारे में भी। ओजोन परत सूर्य से में कौन सी किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो ये यूवी या फिर पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। किससे रक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर, और अगर हम बात करना चाहें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऊर्जा के पिरामिड की मुख्य विषय, ये हमेशा सीधे होते हैं। कैसे होते हैं? हमेशा सीधे होते हैं। कैसे होते हैं? ये हमेशा सीधे होते हैं। इनकी मुख्य मुख्य विशेषता है, क्या है? मुख्य मुख्य विशेषता है ना, हमेशा कैसे होते हैं? सीधे होते हैं, मुख्य विशेषता है। और ऊर्जा के पिरामिड में जैसे जैसे अगले स्तर पर हम जाते हैं तो प्रत्येक पोषक स्तर पर केवल 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण, कितना स्थानांतरण होता है? 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो ये सभी आपके क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए यहाँ पर संयोजन अभिक्रियाएं और वियोजन अभिक्रियाएं। संयोजन में कुछ जुड़ता है और वियोजन में कुछ अलग होता है, तो ये अंतर आप लिख सकते हो। ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी है ना, ये नसबंदी है। वैसेक्टोमी जो होती है ये नर में नसबंदी होती है, और ट्यूबेक्टोमी जो है मादा में नसबंदी होती है। यहाँ पर अंडवाहिनी को काट दिया जाता है और यहाँ पर शुक्रवाहिनी को काट दिया जाता है। किसको काट दिया जाता है? शुक्रवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है, ठीक है। वृषण देहगुहा से बाहर क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि जो देहगुहा का तापमान है 2 से 3 डिग्री अधिक होता है। क्या होता है? देहगुहा गुहा का ताप 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है। इस कारण जो शुक्राणु हैं वो क्या नहीं हो पाते हैं? वो नहीं हो पाते हैं, परिपक्व नहीं हो पाते हैं, ठीक है। मेहंदी की झाड़ियों को अधिक घनी बनाने के लिए उसकी शाखाओं को काट क्यों देते हैं? क्योंकि उसकी शाखाओं को काटने से जो उसकी लंबाई तो बढ़ेगी नहीं, उसके बगल में से नई नई शाखाएं निकलेगी, है ना। क्या निकलेगी? पार्श्व कलिकाएं निकलेगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा? शीर्ष प्रभाविता समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शीर्ष प्रभाविता समाप्त हो जाएगी। शीर्ष प्रभाविता को समाप्त करके हम क्या कर सकते हैं? उसकी शाखाएं बढ़ा सकते हैं। मनुष्य में निर्धारण समझाइए। मनुष्य में निर्धारण आप समझा सकते हो कि मादा में ये XX गुणसूत्र होते हैं और नर में Y गुणसूत्र होते हैं, और इस तरह से जब इनके बीच में संकरण होता है तो यहाँ पर हमको ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है, जहाँ पर हमको 50% नर यानी पुत्र और 50% पुत्री होने के चांसेस दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ बता सकते हैं शुक्राणु में जो है, शुक्राणु 2 प्रकार के शुक्राणु होते हैं, जिसमें एक X हो सकता है, ये भी हो सकता है, और अंडाणु में हमेशा हमको XX ही देखने को मिलेगा। तो जो निर्धारण है मनुष्य में निर्धारण स्पेशली नर के द्वारा होता है, क्योंकि नर के पास एक Y गुणसूत्र होता है जबकि मादा के पास नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर ये क्या है? ये नेत्रदान करते समय किन बातों को ध्यान रखते हैं? नेत्रदान करते समय हमारी कॉर्निया का ध्यान रखना चाहिए और मरने से पहले क्या किया जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है कि एक 100 वाट के बल्ब को प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है यदि यहाँ पर विद्युत ऊर्जा, है ना, विद्युत ऊर्जा की बात हुई यहाँ पर, ठीक है। विद्युत ऊर्जा की दर 4 रुपये प्रति यूनिट है, 30 दिन में विद्युत खर्चा। ये आपका क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। जो अपमार्जक क्या होते हैं परितंत्र में, इनकी भूमिका। अपमार्जक से मतलब यहाँ पर अपघटक से ये एक तरह से, है ना, जो क्या करते हैं, जो सड़े गले पदार्थ हैं उनको नष्ट कर देते हैं। और ये परितंत्र में सफाई कर्मी की का व्यवहार करते हैं। किसकी तरह व्यवहार करते हैं? जैसे सफाई कर्मी कचरा उठाते हैं, उसी प्रकार से ये भी कचरे को साफ करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बर्तन, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? क्योंकि अगर इसमें ये जल से रिएक्शन कर लेगा और जल से रिएक्शन करने के बाद क्या बना लेगा? ये जिप्सम बना लेगा। क्या बना लेगा? ये जिप्सम बना लेगा। जैसे कि हम बात कर सकते हैं CaSO4 होता है ना, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट होता है, .12H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर जल में जाएगा तो ये CaSO4 2H2O बन जाएगा, ठीक है, 2H2 बन जाएगा। दंत क्षय को कैसे रोक सकते हैं? हम ब्रश करके रोक सकते हैं। हम जानते हैं हम जब खाना खाते हैं तो वहाँ पर अम्लीय माध्यम मिलता है, और अम्लीय माध्यम में क्या होता है, हमारा जो दांत है वो दंत क्षय होने लग, झड़ने लग जाते हैं एक तरह से। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। ब्रश में कोलगेट होता है, जो कि कोलगेट कैसा होता है? क्षारीय होता है। इस कारण वो अम्ल को उदासीन कर देता है, जिससे हमारे दांत की सफाई हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं इनकी बिंदु संरचना है। तो CH4 की बिंदु संरचना है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इस तरह से ये हाइड्रोजन है, ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ये वाली कंडीशन हमको देखने को मिलती है इस तरह से, ठीक है। इसको इस तरह से भी शो करते हैं पूरा गोला करके। तो ये बिंदु यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इस तरह से यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, साथ में इसके पास एक लोन पेयर है,
तो ये इस तरह से और ये इस तरह से साझा करता है। ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करती है, साथ में इसके पास और भी लोन पेयर होते हैं, इस तरह की कंडीशन है। इस तरह से आप इसकी बिंदु संरचना शो कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है पादप के किन्हीं 3 हार्मोनों के नाम बताने हैं, जहाँ आप बता सकते हो, देखो यहाँ पर आप बता सकते हो इथाइलिन बता सकते हो, जो जिसका उपयोग फलों को पकाने में यूज किया जाता है। आप साइटोकाइनिन का उपयोग बता सकते हो, साइटोकाइनिन जो ये क्या करता है, ये वृद्धि में सहायक होता है। एक आप ऑक्सिन के बारे में बता सकते हो जो कि लंबाई में वृद्धि करता है। एक जिब्रेलिन के बारे में बता सकते हो, है ना, एक जिब्रेलिन भी लिख सकते हो। और एक हार्मोन है एब्सेसिक अम्ल, है ना, क्या है, एब्सेसिक अम्ल है। ये 5 ही पादप हार्मोन होते हैं। इसको हम तनाव हार्मोन भी कह देते हैं, स्ट्रेस हार्मोन या तनाव हार्मोन भी कह देते हैं पादपों में, जो कि विपरीत परिस्थितियों में इसका श्रावण होता है। विद्युत मोटर के सिद्धांत पर विद्युत मोटर नामांकित चित्र बनाइए, जो कि आप कर सकते हो। ठीक है, सोना चांदी का आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है, क्योंकि ये अक्रिय गैस हैं। कैसी गैस हैं, अक्रिय गैस हैं। सक्रिय तो जो सक्रिय श्रेणी में से बिल्कुल लास्ट में आती है, तो इस निष्क्रिय हैं, क्रिया नहीं करती। लोहे को जंग से बचाने के लिए हम जिंक या जस्ता, है ना, जिंक से कवर करते हैं। एनोडीकरण क्या है, तो एनोडीकरण ये जिंक को लगाना ही है ना। अयस्क किसे कहते हैं, जो हम खनन करते हैं, लोहे का खनन करते हैं या फिर धातु का खनन करते हैं, तो वहाँ से कुछ उनके साथ सल्फाइड या ऑक्साइड आ जाते हैं, ऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं, प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं। तांबे के परिक्षण विधि का वर्णन करना है, तो आप कर सकते हो। प्रकाणु के द्वारा मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को बताइए, यानी कि नेफ्रॉन के बारे में आपको बताना है कि नेफ्रॉन किस तरह से यहाँ काम करता है। मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, निश्चित अवतल ध्रुवण की स्थितियों को बताना है कि वस्तु जब सी और एफ और सी के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और वस्तु सी पर हो तो सी पर ही बनेगा। ठीक है, और एफ व सी के बीच में हो तो फिर कहाँ बनेगा, हाँ, तो फिर उसी और अनंत के बीच में बनेगा। नामांकित प्रकाश किरण से कांच पे ये आपको अपवर्तन बताना है या अपवर्तन बताना है। ठीक है, तो इस तरह से पेपर हो चुका है, आप इसको देख लेना। ठीक है, धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।